नमस्कार मित्रों, परिष्कार क्लासेस सरदार शहर के यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। हमने इतिहास में 3 पार्ट कर लिए थे। सिंधु सभ्यता के 3 पार्ट से हमने सिंधु सभ्यता को समाप्त कर दिया था। सिंधु हड़प्पा सभ्यता का पतन के कारण मैंने आपको बताए दिए थे, 5 या 6 विद्वानों जो उसके पतन के कारण बताए। आज हम करने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। क्या करने जा रहे हैं? वैदिक सभ्यता। तो आपके ध्यान में रखना है, मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता क्या थी? नगरीय थी। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। तो सबसे पहले ये प्रश्न बन जाएगा यहाँ एक, ये ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता। इसको ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। अब आपसे ध्यान में रखना है कि वैदिक सभ्यता और तो सिंधु सभ्यता नगरीय थी, तो ये क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता के जैसे ही पतन हुआ, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में जो सभ्यता आई उसका नाम क्या था? वैदिक सभ्यता। अब आपसे ध्यान में रखना है, वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इस वैदिक सभ्यता का कार्यकाल था। तो आप ध्यान में रखना है, वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता आई। और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अब एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको सिंधु सभ्यता मातृस्थात्मक थी, तो इसका तर्क है वैदिक सभ्यता पितृस्थात्मक थी। वैदिक सभ्यता को पितृस्थात्मक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपसे ध्यान में, अब नाम से पता चल रहा है, देखो वैदिक सभ्यता का मतलब होता है वेदों से इसकी क्या प्राप्त हुई? हमें जानकारी प्राप्त हुई। वैदिक सभ्यता से हमें, वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें किससे प्राप्त हुई? वेदों से। अब देखो क्वेश्चन आता है परीक्षा में, जो मैं अब आपसे वो प्रश्न पूछेगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो बांट दिया ऋग्वैदिक, एक तो कौन सी सभ्यता? एक तो ऋग्वैदिक सभ्यता, और एक बांट दी उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। एक तो कौन सा हुआ? ऋग्वैदिक सभ्यता, एक हो गया उत्तर वैदिक सभ्यता। अब दोनों की समय अवधि भी आप पूछ सकते हो। इस ऋग्वैदिक की जो समय अवधि थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और इसका जो कार्यकाल था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो ये इनकी समय अवधि थी। अब देखो ध्यान में रखना है, तो वैदिक सभ्यता का जो पूरा 1500-600 ये ग्रामीण सभ्यता थी, ये पितृस्थात्मक थी। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आई ऋग्वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 2 टाइप्स बन गए, एक ऋग्वैदिक सभ्यता, एक उत्तर वैदिक सभ्यता। अब ये एक जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से जो यहाँ एक प्रश्न आता है बहुत शानदार, कि वैदिक सभ्यता में 2 भागों में, ऋग्वैदिक सभ्यता में वेदेत्री, एक ध्यान रखना है वेदेत्री, आपको ध्यान में रखना है वेदेत्री। वेदेत्री का मतलब होता है 3। आपको पता है वेदेत्री में 3 वेद आते हैं। कौन कौन से? एक आता है ऋग्वेद, एक आता है यजुर्वेद, एक आता है सामवेद। तो ध्यान में देना है, इसको वेदेत्री के नाम से। अब कई बार ऐसे भी होता है कि वेदेत्री में कौन कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। तो वेदेत्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में बाद में जोड़ा गया था, इसलिए हम कह सकते हैं इनको वेदेत्री के नाम से जाना जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको और बढ़िया, एक देखो इसकी एक श्रृंखला होती है वेद। सबसे पहले कौन आए? वेद आए, और वेदों के बाद क्या आए? ब्राह्मण आए। ब्राह्मण के बाद में क्या आए? आरण्यक आए। क्या आए? आरण्यक। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। उसके बाद क्या आए? उपनिषद। और उपनिषद के बाद में आए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, और उसके बाद आए पुराण, और उसके बाद में आए महाकाव्य। ऐसे एक श्रृंखला चली थी इसकी, कि वेदों के बाद ब्राह्मण, वेद आए, ब्राह्मण, वेद, ब्राह्मण, ब्राह्मण से आरण्यक, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य। ये इसकी वैदिक सभ्यता की एक शब्दावली थी। अब देखो एक प्रश्न जो परीक्षा में आता है वो ये आता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता में एक आपको सबसे पहले ये जानकारी मिलती है, एक मध्य एशिया में, तुर्की में एक अभिलेख मिला था जिसका नाम था बोगज कोई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बोगज कोई अभिलेख था जो 1400 ईसा पूर्व लिखा हुआ है सन। इस बोगज गोई में 4 देवताओं के नाम मिले थे, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। 4 देवताओं का कर्म मिला। एकमात्र यहाँ पर एक अभिलेख मिला जो हमें ये ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। अब ध्यान से वेदेत्री, तो वेद 3 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया था। उसके बाद में प्रश्न आता है ऋग्वैदिक सभ्यता में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता, वेदों से हमें क्या मिलती है? जानकारी। और वेद आपको पता है 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद। चारों वेदों के 4 वेद तो 4 उपवेद थे उसके, उनके आरण्यक ग्रंथ, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उनके उपनिषद, इस तरह से। तो इनका एक डायग्राम के माध्यम से बाद में समझें। ऋग्वेदिक सभ्यता, तो अब ध्यान देना, ऋग्वेदिक सभ्यता का जो कार्यकाल मैंने आपको बताया, इसमें सबसे पहले मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का जो कार्यकाल बताया वो 1200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व में कहते हैं कि वेदों का संकलन है। और इसी ऋग्वेद में आगे चलकर आपको पता है ऋग्वेद पर एक टीकाएं लिखी गई थी। आज भी ऋग्वेद में जम्मू कश्मीर में ऋग्वेद के ऊपर एक पांडुलिपि सुरक्षित है। तो ऋग्वेद 1200 ईसा मध्य से मैक्स मुलर ने ये इसकी तिथि बताई थी। मैक्स मुलर ने कहा था कि ऋग्वेद कब लिखा गया था, 1200 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब देखो एक प्रश्न आता है, ऋग्वेद आर्यों भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद भारतीय संस्कृति का सबसे क्या माना जाता है, प्राचीन ग्रंथ। अब ध्यान में रखना है कि एक शानदार यहाँ से टॉपिक, ऋग्वेद की तुलना एक ईरानी ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ जिसका नाम है जेंदा अवेस्ता। क्या है, जेंदा अवेस्ता। इस जेंदा अवेस्ता से इसकी क्या होती है तुलना, क्योंकि एक ध्यान में रखना है। अब प्रश्न उठता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो एक ध्यान में रखना है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। कौन थे, आर्य। अब ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है कि आर्य क्या है, तो ऋग्वेदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। और आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तम। क्या होता है, उत्तम या श्रेष्ठ, उत्तम या श्रेष्ठ, ये आर्य का शाब्दिक अर्थ। अब एक क्वेश्चन को घुमाया जाता है कि भाई किस शब्द की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई, कितनी बार आवृत्ति हुई। तो देखो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, उत्तम या श्रेष्ठ। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ, उच्च कोला व्यक्ति। अब एक प्रश्न बनता है कि आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग किया गया था, तो आर्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार, 33 बार प्रयोग हुआ था। अब ध्यान में रखना है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य। अब आपसे यही समझे में कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य कौन थे, कैसे थे, तो आपको पता है भारतीय लोग जो आर्य थे, सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास नदियों के, सप्त सिंधु नदियां थी, 7 नदियां, उन नदियों के किनारे आकर ये आर्य बस गए थे। तो ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ जेंदा अवेस्ता है। विंटरनिज नाम का व्यक्ति था, विंटरनिज। इस विंटरनिज नामक व्यक्ति ने ऋग्वेद की और अपना या ऋग्वेद की तरफ अपना ध्यान खींचा था। उसके बाद में देखो ध्यान रखना है, इसमें और बढ़िया कि ऋग्वेदिक जो वैदिक सभ्यता थी। अब प्रश्न बनता है कि आर्य कौन थे, ऐसा प्रश्न बन गया, बहुत टॉप विवाद बन गया, आर्य कौन थे। आखिर ऐसे क्वेश्चन बन गया, आर्य कौन थे, ऐसा है। मतलब तर्क वितर्क अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी क्या दी, परिभाषा दी। तो सबसे पहले मैं इसको आपको तर्क के माध्यम से समझाऊंगा कि आर्य कौन थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन था मध्य एशिया, या हम कह सकते हैं मध्य एशिया कि आर्य थे वो कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया के। ये कौन कहने वाला था, आर्य कहा जाता है कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, वो क्या बताया, मध्य एशिया बताया। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान किसने बताया, मैक्स मुलर एक प्राच्यवादी विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। हिंदी ग्रंथों या अंग्रेजी पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद करवाया था। तो मध्य एशिया बताने वाला कौन था, मैक्स मुलर। यदि मध्य एशिया नहीं आए तो बक्ट्रिया या ऐसे कह सकते हैं तुर्की, ये आर्यों का मूल निवास ने बताया। और सबसे ज्यादा सर्वमान्य तथ्य किसका माना जाता है, मैक्स मुलर का माना जाता है। दूसरा तर्क बहुत शानदार, दूसरा तर्क है कि आर्य उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। उत्तरी ध्रुव, आर्य कहाँ के रहने वाले थे, उत्तरी ध्रुव। और यदि ऐसा नहीं आता है तो आर्कटिक उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव बताने वाला या उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्कटिक प्रदेश बताने वाला था बाल गंगाधर तिलक, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक प्रदेश कह दो या उत्तरी ध्रुव कह दो। अब देखो इसका प्रश्न है किस पुस्तक में, तो बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक थी द आर्कटिक होम वेदांत। कौन सी थी, द आर्कटिक होम वेदांत। उस पुस्तक में कहा गया था कि उत्तरी ध्रुव में 6
ऋग्वेद में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि उत्तरी ध्रुव अपनी पुस्तक आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था, ये बताने वाला कौन था? बाल गंगाधर तिलक। अब देखो ये ध्यान, बाल गंगाधर तिलक की कौन सी पुस्तक? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक लिखी थी उस समय द आर्कटिक होम वेदांत। उसके बाद में ऋग्वेद में एक वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में कहा गया था, ऋग्वेद में कहा गया था कि आर्य ऋग्वेद में ऐसे वर्णन मिलता है कि 6 महीने रात और 6 महीने दिन। इसके आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा बताया? उत्तरी ध्रुव। और एक प्रश्न और भी आता है, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशांति का जनक। और अशांति का जनक कहा जाता है कौन सी पुस्तक में? वैलेंटाइन सिरोन ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में इसे बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक आ गया था। अब देखो ये भी एक प्रश्न आता है कि बाल गंगाधर तिलक के जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक मतलब बहुत पहले स्वराज्य विधेयक को पारित करवाया था, वही बाल गंगाधर। उसके बाद में प्रश्न आता है तीसरा कि उन्होंने आर्यों का, 2 हो गए। तीसरा तर्क कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? आर्यों का मूल निवास स्थान, और भी हम तर्क करें, स्वामी तिब्बत। तो आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताने वाला था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या बताया? तिब्बत बताया। बहुत शानदार क्वेश्चन ये भी। और चौथा तर्क ये है कि आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सेंधव बताया। अब देखो आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सेंधव भी था। सप्त सेंधव बताने वाले कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया कि आर्य का जो मूल निवास था वो था सप्त सेंधव, कि भाई 7 नदियों के किनारे आसपास, सिंधु, व्यास, चिनाब, सरस्वती, इन नदियों के किनारे आसपास, व्यास, विपाशा, अस्किनी, चिनाब, इन नदियों के किनारे आसपास आकर इन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। इसलिए आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? सप्त सेंधव प्रदेश। इसलिए आर्यों का मूल निवास स्थान सप्त सेंधव था, बताने वाले थे डॉक्टर संपूर्णानंद अविनाश दास। उसके बाद में देखो अगला तर्क है कि आर्यों का मूल निवास स्थान, एनसीईआरटी बुक कहती है कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप के पास एक यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र था वो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? आर्यों का मूल निवास स्थान था। एनसीईआरटी बुक कहती है कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप महाद्वीप के आसपास का जो यूराल पर्वत था, उस यूराल पर्वत के यूरेशिया के आसपास का जो क्षेत्र था उनको आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। और भी तर्क लें, डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश था। मध्य देश। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? मध्य देश। और यदि मैं मानूं एल डी कल्ला कहते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर। क्या बताया इन्होंने? जम्मू कश्मीर बताया। और भी है, आर्यों का मूल निवास स्थान पेंका और हनग ने डेन्यूब नदी के घाटी के आसपास का क्षेत्र आर्यों का मूल्य। लेकिन इसमें जो सर्वमान्य जो तथ्य था वो मैक्स मुलर का माना जाता है कि मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा बताया? मध्य एशिया बताया। तो ये सर्वमान्य तथ्य है, तो इसको लेकर विवाद हुआ कि आर्यों का मूल्य। अब आपसे आगे प्रश्न बनता है कि आर्य सभ्यता में मतलब इस तरह से इनका परिचय था कि आर्य सभ्यता। अब देखो इसमें प्राचीन समय में क्या था कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था या उनको नदियों, कि आर्य सभ्यता वैदिक सभ्यता में नदियों के कुछ नाम थे, तो हम लिख लेंगे वैदिक सभ्यता में नदियों के नाम या नदियों के प्राचीन नाम। तो आपको ध्यान में रखना है आजकल नाम और प्राचीन। तो वैदिक सभ्यता में नदियों के वैदिक सभ्यता कुछ नाम थे। जैसे मैं बात करूं कि आपको पता है अफगानिस्तान में भी कुछ जो वैदिक सभ्यता जो ऋग्वेदिक सभ्यता जो लोग थे वो भारत में पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में वैदिक सभ्यता के लोग आकर ऋग्वेदिक सभ्यता के लोग आकर अपना गंगा यमुना का उनका अपना क्षेत्र बना लिया और पंजाब और अफगानिस्तान के आसपास क्षेत्रों ने अपने ऋग्वेदिक सभ्यता का अपना निवासी स्थल था। अब आपसे ध्यान में रखना है कि वैदिक सभ्यता में नदियों के प्राचीन नाम, जैसे मैं बात करूं तो यहाँ तो हो जाएगा प्राचीन नाम,
और यहाँ हो जाएगा वर्तमान नाम। तो एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में आता है प्राचीन, तो प्राचीन नाम वैदिक सभ्यता में सबसे पहले यदि मैं बात करूं पुरुषनी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पुरुषनी नदी है और पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। और आपको पता है इस पुरुषनी नदी आजकल प्राचीन समय में इसको पुरुषनी नदी कहते थे, आजकल इसको क्या कहते हैं? रावी। और आपको इसमें और एक शानदार क्वेश्चन, इस पुरुषनी रावी नदी के किनारे 10 राजाओं का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इस 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में 9वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है, या यदि आपको कई बुकों में ऐसे भी मिल जाता है 8वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। तो पुरुषनी रावी नदी के किनारे, पुरुषनी रावी नदी के किनारे 10 राजाओं का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अब आपसे ध्यान में रखना, ये पुरुषनी किसका नाम था? रावी। और इसी नदी के किनारे आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की क्या की थी? मांग की गई। तो पुरुषनी प्राचीन नाम था। उसके बाद में यदि देखें झेलम, या इसका नाम वितस्ता, प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता, और आज वर्तमान नाम है इसका झेलम। क्या है? झेलम। तो वितस्ता वैदिक सभ्यता का प्राचीन नाम था और वितस्ता का आज का वर्तमान में क्या कहते हैं? झेलम। और आपको पता है इसी नदी के किनारे सम्राट अशोक ने एक श्रीनगर शहर बसाया था, जिसकी जानकारी हमें कलन की राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलती है। तो वितस्ता, झेलम नदी के किनारे। और उसके बाद में आता है विपाशा। तो आपको बताए विपाशा किसका था? विपाशा प्राचीन नाम था और विपाशा किसका नाम था? व्यास नदी का नाम था। किस नाम का? वर्तमान नाम व्यास, प्राचीन नाम विपाशा। और मैं यदि कहूँ अशिकनी, चिनाब। और कुछ नदियाँ ऐसी थी जैसे सतलज, तो शत्रुदी, प्राचीन समय में शत्रुदी, वर्तमान में सतलज कहते हैं। कुम्मा, काबुल और स्वास्तु, ये अफगानिस्तान की नदियां थी। 4 नदियों, गोमल, एक तो देखो गोमल जो कने गोमती बोला हुआ गोमल, और एक कुंबा और स्वास्तु, ये नदियां थी। 1, 2, 3, 4 नदियों का वर्णन अफगानिस्तान की नदियां, इनमें अब ये चारों नदियां अफगानिस्तान में है और इन नदियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया था। और अस्किनी मैंने बता दिया, पुरुषनी, रावी, झेलम, रावी 8वें मंडल में इसका, वितस्ता, झेलम, विपाशा प्राचीन नाम, व्यास, अस्किनी, चिनाब, शत्रुदी, सतलज, तो शत्रुदी हो जाएगा और वर्तमान नाम सतलज हो जाएगा। तो ये नदियां थी वैदिक सभ्यता में जो प्राचीन नाम थे। अब आपसे ये प्रश्न आगे बनता है वैदिक सभ्यता का, बहुत यहाँ से टॉपिक आने लायक है। अब आपसे एक शानदार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता में एक आपको ध्यान में रखना है, जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। ऋग्वेदिक जो सभ्यता की जो जानकारी सर्वप्रथम है वो वेदों से मिलती है, और वेदों में ऋग्वेद इस पर सबसे ज़्यादा जानकारी देता है। आप यदि पढ़ोगे ऋग्वेद के बारे में तो आपको ध्यान, सबसे बढ़िया चीज़ है कि ऋग्वेदिक सभ्यता में ऋग्वेद में 10 मंडल थे। कितने थे? 10 मंडल। कोई ना कोई मंडल किसी कारणवश से था, तो एक ध्यान में रखना है। पहले यदि बात करें हम ऋग्वेद के 10 मंडल, तो आपको पता है 2 से लेकर 7 मंडल है, उसको तो वंश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 से 7 वंश मंडल। और 9वां आपको पता है 9वां मंडल सोम देवता को संप्रवित है। और तीसरा मंडल, यदि अलग से तीसरा यदि मंडल की बात करें तो तीसरा मंडल आपको पता है गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और चौथा मंडल है ऋग्वेद का चौथा मंडल कृषि मंडल, मतलब कृषि विज्ञान के ऊपर या कृषि से संबंधित है। और यदि बात करें 10वां मंडल, तो ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखो, एक तो चारों वर्णों का उल्लेख, और एक ऋग्वेद के 10वां मंडल है पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र से अलग भी उल्लेख मिलता है। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद में इसको और बढ़िया लिखें कि ऋग्वेद में एक जगह ऋग्वेदिक काल में कहा गया था, ऋग्वेद के 9वें मंडल में कहा गया था, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है, मेरी माता आटा पीसने वाली चक्की, ऐसे मतलब व्याख्यान मिलता है ऋग्वेद में। अब आपसे प्रश्न पूछ रहे कि ऋग्वेदी की राजनीतिक जीवन कैसा था, तो सबसे पहले टॉपिक बना लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन।
राजनीतिक जीवन, एक ध्यान में रखना है आपको, ध्यान है कि हम जैसे आपको यदि मैं अलग से जब मैं लास्ट में ये टॉपिक एंड करेंगे तो एक तरफ ऋग्वेद, एक तरफ हम करा देंगे ऋग्वेद, उसके उपवेद, उसके होता पुरोहित, और उसके बाद में आरण्यक, उसके बाद में आरण्यक, उपनिषद, सूत्र। तो इस तरह से इनकी एक सारणी बना लेंगे कि भाई ऋग्वेद के उपवेद कौन सा था, उसके ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे आपको पता है ऋग्वेद है तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ था, इसके 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी, और ये इनके क्या है आरण्य ग्रंथ है, ये इनके उपनिषद है। तो इनमें अलग अलग आप जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण करोगे तो आपको पता है ऐत्रेय ब्राह्मण में एक विजयनगर साम्राज्य में हरिहर बुक्का और हरिहर बुक्का और देवराय के समय में ऋग्वेद पर ऐत्रेय ब्राह्मण पर टीकाएं लिखी गई थी। अब आज से प्रश्न आई राजनीतिक जीवन, तो ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक जीवन क्या था, देखो ध्यान से समझना है इसको। तो ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक जीवन एक राजा सम्राट होता था, इसमें एक इकाइयां बना गई थी, सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो क्या होती थी, कुल। ऐसा जीवन में तो कुल से आपको बताए कुल का जो परिवार का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था, कुलुप। तो सबसे पहले कुलुप, और कुलुप का मुखिया क्या हुआ, कुल का मुखिया कुलुप, हम कह सकते हैं ये प्रधान होता था। और कुल के बाद में कौन आया, ग्राम, मतलब कुल सबसे छोटी इकाई थी और कुल से क्या बना, ग्राम। और आपको पता है ग्राम का जो अधिकारी था वो क्या कहलाया, ग्रामणी कहलाया। कुल तो कुल छोटी इकाई होती थी, परिवार की राजनीतिक इकाई सबसे छोटी इकाई होती थी, कुल से क्या बना, ग्राम बना। और ग्राम का कुल का अधिकारी कुलुप, या जब बड़ा पिता का बेटा होता वो इसका कुलुप हो जाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, और ग्राम के बाद कौन सी इकाई आई, विष आई। अब ध्यान देना है, विष का जो अधिकारी होता था वो विषपति होता था, क्या कहलाता था, विषपति। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विषपति। कुल से ग्राम से विष, और विष से क्या बना, तो विष से बना जन। तो आपको बताए जन का जनपति कह दो या गोपा कह दो या राजा कह दो, तो जन से जनपति, जन का कौन होता था, जनपति होता था। इस तरह राजनीतिक इकाइयां बनी थी। तो कुल सबसे छोटी इकाई होती थी, और ग्राम उससे बड़ी, ग्राम से बनी विष, और विष से बनी जन। अब ध्यान में रखना है कि हालांकि यहाँ पर जन शब्द है, आगे चलकर उत्तर वैदिक में ये जनपद में बदल जाता है। तो जन, राष्ट्र नहीं कह सकते, यहाँ पर राष्ट्र नहीं था, राष्ट्र उत्तर वैदिक काल में आता है। तो इस तरह से ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक जीवन की इकाइयां चली। अब एक प्रश्न आता है यहाँ से बढ़ के कि ऋग्वेदिक काल में कुछ से इकाइयां बढ़ के, जैसे मैं बात करूँ एक संस्था होती थी विदत, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में विदत क्या थी। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेदिक काल में सबसे जो प्राचीन जो राजनीतिक संस्था थी वो थी विदत, और विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया था। ऋग्वेद में विदत का कितनी बार प्रयोग किया गया था, 122 बार। और अब आपसे ध्यान में रखना है, ये विदत के 2 टाइप होते थे, एक होती थी सभा और एक होती थी समिति। अब इसके बारे में भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ऋग्वेद विदत एक राजनीतिक संस्था होती थी, सबसे प्राचीन। विदत का ऋग्वेद में 122 बार प्रयोग किया गया, और इस विदत के 2 प्रकार होते थे, 2 प्रकार टाइप्स, एक सभा और एक समिति। सभा क्या होती थी, वृद्धजनों की, एक बड़ी बुजुर्ग लोगों की एक सभा होती थी, और इसके अध्यक्ष को, या हम कह सकते हैं अध्यक्ष भी कहा जाता। समिति एक क्या होती थी, साधारण आमजन लोगों की एक होती थी। और ये जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो ये विदत तो क्या होती है, लोप हो जाती है। और इसके बाद में एक उत्तर वैदिक काल में एक वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। उसके बाद में देखो ये और प्रश्न बनता है सभा। तो एक सभा का ऋग्वेद में भी प्रयोग किया गया था। इसका भी एक तरीका है, ऋग्वेद में सभा का कितनी बार प्रयोग हुआ, 8 बार। और यदि समिति की बात करें तो कितनी बार हुआ, 9 बार। अब आपसे ध्यान में रखना है, विष का पूछ ले आपको कि जैसे मैंने आपको बताया विष का अधिकारी विषपति, विष का ऋग्वेदिक काल में कितनी बार प्रयोग हुआ, 170 बार प्रयोग हुआ। अब और भी इसमें प्रश्न पढ़ लें, ऋग्वेदिक राजनीतिक जीवन। तो आपको पता है ऋग्वेद में गंगा, भाई गंगा नदी का भी प्रयोग किया होगा। ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार प्रयोग हुआ, 1 बार। और यदि ऋग्वेद में आपको यमुना का पूछे तो यमुना का कितनी बार प्रयोग हुआ, 3 बार। अब इसको प्रश्न बोले, ऋग्वेदिक काल में सबसे जो पवित्र नदी थी वो सरस्वती को माना जाता था। ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी थी वो कौन सी थी, सरस्वती। और कहा भी गया था सरस्वती को नदी तमा, नदियों की माँ कहा गया था। और उसके बाद मतलब सरस्वती के बाद जो उसके बाद दूसरी नदी आती थी वो सिंधु नदी आती थी। उसके बाद में राजनीतिक जीवन के बाद में ऋग्वेदिक काल में हम आगे चलें और अगर ऋग्वेदिक काल में हम आगे पढ़ेंगे वो समाज और उनके बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को
शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।